Hello students, welcome to our YouTube channel. So in your biology class today we'll be starting a new unit. Unit का नाम है बायोटेक्नोलॉजी. पिछली बार मैंने आपको यूनिट इकोलॉजी खत्म करवा दिया था, है ना? तो अब हम बायोटेक्नोलॉजी जो है वो शुरू करने जा रहे हैं. ठीक है जी, आ जाओ. देखो जी, बायोटेक्नोलॉजी है क्या? What do you mean by bio? बायो का क्या मतलब है? बायो मीन्स लिविंग एंड टेक्नोलॉजी तो आपको पता ही है. अलग अलग टेक्निक्स जो हैं, अलग अलग मैकेनिकल टेक्निक्स जो हैं, मशीन्स का यूज जो है, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज जो है, तकनीकों का यूज जो है, जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चेंज करने के लिए करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे. टेक्नोलॉजी क्या है? यूजिंग टेक्निक्स. यूजिंग टेक्निक्स इज टेक्नोलॉजी. तो क्या कर रहे हैं? टेक्निक्स का यूज करके, बाय यूजिंग टेक्निक्स वी आर मॉडिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग टेक्निक्स टू मॉडिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स. व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? इट इज द यूज ऑफ टेक्निक्स टू मॉडिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये है आपको समझाने के लिए जो मैंने डेफिनेशन बताई. ठीक है जी. अब बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करने के लिए तो आपने ये टेक्निक लगा दी, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करना क्यों है? करना कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई? किसी प्लांट को कर सकते हैं, किसी एनिमल को कर सकते हैं, किसी बैक्टीरिया को कर सकते हैं, किसी फंगस को कर सकते हैं. बट हमें क्या जरूरत है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करें? ठीक है, मॉडिफाई करके हम उसमें ऐसा चेंज लाएंगे कि वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाए, हमारे लिए अच्छे प्रोडक्ट्स दे, हमें वो प्रोडक्ट्स यूज में आए. ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ लिविंग सिस्टम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके टू डेवलप और मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स. अपने फायदे के लिए हम उनको क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं. अपने यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमने क्या किया? ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई किया. और any technological application या कोई टेक्नोलॉजी that uses biological system, living organisms or derivatives, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करो या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, जो डेरिवेटिव्स हैं, उनको यूज करो टू मेक और मॉडिफाई प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस फॉर स्पेसिफिक यूज. ताकि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना सके, ताकि हम ऐसे उनके दिए हुए प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई कर सके अपने यूज के लिए. तो आपको समझ में आया जो डेफिनेशन है वो क्या कहना चाहती है? पढ़ने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगेगी, बट एनसीईआरटी की डेफिनेशंस आपको करनी पड़ेगी, बोर्ड्स में आपको यही लिखनी है. ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ टेक्निक्स टू मॉडिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्यों मॉडिफाई करना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को? टेक्निक का यूज करके इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस. ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे प्रोसेसेस आपको बनाने हैं जो कि हमारे यूज में आ सके. ठीक है, आगे. यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB. यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि EFB ने क्या डिफाइन किया? They have defined biotechnology as the integration of natural science and organism. नेचुरल साइंस को, मतलब साइंस, हमने जो ज्ञान जो है वो पाया है विज्ञान को, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, बैक्टीरिया को, फंगस को, इन दोनों को मिला के हमें क्या करना है? प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तैयार करनी है. ठीक है, चलो आ जाओ. समझ में आ गया? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करना टेक्निक्स की हेल्प से. और क्यों मॉडिफाई करना है? क्योंकि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल. ठीक है, टू इंपॉर्टेंट टेक्निक्स व्हिच एनेबल डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. ऐसी टेक्निक्स जिसकी हेल्प से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें हेल्प मिल सके. क्या है? पहला प्रिंसिपल, बच्चे ये दो प्रिंसिपल्स हैं, क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टू प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो प्लीज रिमेंबर प्रिंसिपल्स में ये पहला प्रिंसिपल है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग. फर्स्ट प्रिंसिपल, व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल? इट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग? ऑल्टर करना, चेंज करना. किसको? डीएनए को या आरएनए को. जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक से ही पता चल रहा है जीन्स. जीन्स किस पे प्रेजेंट है? जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डीएनए. न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स पे ही प्रेजेंट है. तो न्यूक्लिक एसिड्स को हमें जीन्स को करना है मॉडिफाई, ऑल्टर करना है उनको, और ऑल्टर करने के बाद हमें इन जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाना है इनटू होस्ट. प्लीज रिमेंबर जो डीएनए है, जो जीन्स हैं, उनको हमने क्या किया? उनको हमने ऑल्टर किया, और ऑल्टर करवाने के बाद हमने इनको इंट्रोड्यूस करा दिया इनटू दी होस्ट ऑर्गेनिजम्स. और उससे क्या होगा? जो होस्ट है उसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा.
समझ पा रहे हो? एक बैक्टीरिया का डीएनए निकाला, डीएनए को थोड़ा बहुत चेंज किया और चेंज करके फिर से उसको ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया। अब चेंज जो डीएनए है तो ऑर्गेनिज्म भी तो चेंज होगा ना, ठीक है? तो इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। एंड द सेकंड प्रिंसिपल ओवर हियर इज केमिकल इंजीनियरिंग। क्या करना है केमिकल इंजीनियरिंग से? केमिकल इंजीनियरिंग से आपको स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन करनी है, साफ सुथरी कंडीशंस, स्टेराइल एम्बियंस जो है आपको केमिकल इंजीनियरिंग में मेंटेन करना। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, बिल्कुल साफ सुथरी आपने कंडीशंस मेंटेन की ताकि हम ग्रोथ को इनेबल कर सके। To enable growth of desired microbes, eukaryotic cells in large quantities, ताकि हम क्या कर सके, डिजायर्ड माइक्रोब है या डिजायर्ड सेल है, हमारी पसंद का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हमारी पसंद का जो सेल है उसको लार्ज अमाउंट में मैन्युफैक्चर कर सके। आपको अच्छी सी कंडीशंस मेंटेन करनी है कि जो हमारा सेल है, जो हमें बहुत पसंद है, जो हमें आगे चल के बहुत फायदे वाली चीज देने वाला है, उसकी बड़ी सारी कॉपीज जो है वो क्या बन जाए। उसकी जब बड़ी सारी कॉपीज बन जाएंगी तो उसमें से निकलने वाला प्रोडक्ट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो स्टेराइल एम्बियंस हमने क्रिएट किया ताकि ग्रोथ हो सके किसके, डिजायर्ड माइक्रोब की, यूकैरियोटिक सेल की लार्ज क्वांटिटीज में, और किसका मैन्युफैक्चर हो सके, वैक्सीन्स बन सके, एंजाइम्स बन सके, बीवरेजेस बन सके। दवाइयां, वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं, वैक्सीन्स किससे मिल रही हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपको ग्रो करना पड़ेगा ना अच्छे से, ग्रो भी आपको स्टेराइल कंडीशंस में, अच्छी सी कंडीशंस में ग्रो करना पड़ेगा। एंजाइम्स भी ऐसे ही आपको मिलेंगे, बीवरेजेस जैसे कि अल्कोहल, अल्कोहल भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है। यीस्ट दैट इज Saccharomyces cerevisiae, अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो वो शराब, वो अल्कोहल जहरीली हो जाती है। तो इसके लिए कंडीशंस मेंटेन करना केमिकल इंजीनियरिंग का काम है। ठीक है, आ जाओ। तो स्टेप्स देखो अब, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर हम बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी में आप स्टेप्स देखो। सबसे पहला है आइसोलेटिंग जीनोमिक डीएनए। जो भी डीएनए आपको चेंज करना है पहले उसको बाहर तो निकालो। सेल में कोई डीएनए है, आप चाहते हैं हम इस डीएनए को चेंज करें, तो पहले उसको बाहर निकालो। आइसोलेटिंग दैट डीएनए, उसको पीसेस में काटो, क्योंकि पूरा का पूरा डीएनए नहीं चाहिए आपको, कोई पर्टिकुलर फ्रैगमेंट चाहिए होगा, आपको कोई पर्टिकुलर जीन चाहिए होगा, तो आपने उसको पीसेस कर लिए, पीसेस को सेपरेट कर लिया, स्क्रीनिंग ऑफ फ्रैगमेंट्स, ठीक है। अपनी पसंद का पीस निकाल लिया, उस पीस को हमने एक वेक्टर में डालना है। अब ये वेक्टर क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर डीएनए जो रेडी हुआ है, पहले तो आपने पीस ढूंढा, उस पीस को आपने एक डीएनए में डाल दिया, फिर इस डीएनए को क्या किया आपने, एक सेल में इंट्रोड्यूस करा दिया, ये रहा सेल में इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। फिर इन बहुत सारे सेल्स को आपने क्या करा दिया, बहुत सारे सेल्स को आपने कल्चर या ग्रो करवा लिया, ठीक है। और ये सेल्स जब बन गए तो फिर आपने होस्ट सेल को क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। देखो अब पूरे स्टेप्स हम डिस्कस करने वाले डिटेल में। देखो यहाँ पे फिर से वही स्टेप्स है, आइसोलेटिंग जीनोमिक डीएनए, ठीक है, डोनर में से जीनोमिक डीएनए निकालो। दूसरा देखो यहाँ पे ऐसे दिखाया जैसे वो सिजर से कट कर रही हो, आप उसके सिजर से कट नहीं कर सकते, इतना बड़ा डीएनए नहीं होता है ना। मॉलिक्यूलर सिजर्स हैं हमारे पास, अलग सी सिजर्स है, उनके हिसाब से डीएनए को कट करेंगे। फिर अपनी पसंद की फ्रैगमेंट जिसमें हमारी पसंद का जीन हो उसको ढूंढेंगे। फिर उस पसंद वाले जीन को, लेट्स से ये रेड वाला जीन आपकी पसंद का है, उसको एक और डीएनए में डाल देंगे। ये जो डीएनए जिसमें हम अपनी पसंद वाला जीन डाल रहे हो, इस डीएनए का नाम क्या है, दिस इज नोन एज अ वेक्टर। फिर ये जो नया नया डीएनए बन के रेडी हुआ है बच्चों, ये वाला, इसको कहाँ डालो, इसको इस सेल के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। फिर इन सेल्स को यहाँ पे ग्रो करवा रहे हैं ताकि सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाए, और जब सेल्स का नंबर इंक्रीज हो गया उसके बाद हम उसको होस्ट में डाला, मतलब होस्ट सेल ही था वो चेंज हो गया, तो हमने बोला होस्ट सेल की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कुछ हथियार चाहिए। अब मैं आपको बोल रही हूँ डीएनए को काटना है, काटना था ना डीएनए को, फ्रैगमेंटेशन करनी थी डीएनए की, कैसे काटेंगे, तो उसके लिए एक हथियार है, हथियार का नाम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंड रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेजेस। these are what, these are molecular scissors। ये कुछ एंजाइम्स है बच्चा, ये एंजाइम्स क्या करेंगे, सिजर्स का काम करेंगे। सिजर्स का काम कैसे करेंगे, दे विल कट द डीएनए। तो इनका नाम क्या है, वो एंजाइम्स जो डीएनए को कट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। मॉलिक्यूलर सिजर्स दो तरह के होते हैं, एंडोन्यूक्लियेजेस एज वेल एज एक्सोन्यूक्लियेजेस। एंडोन्यूक्लियेजेस क्या करेंगी भाई, एंडो मतलब अंदर, तो एंडोन्यूक्लियेजेस क्या करेंगे,
डीएनए फ्रॉम इनसाइड। अंदर से डीएनए को काटेंगे। अंदर से का क्या मतलब है? अब जैसे कि ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए, तो लेट्स से यहाँ पे इसने कट बना दिया, इतना सा फ्रैगमेंट जो है वो चूज कर लिया। तो अंदर वाले पार्ट को डीएनए के काटना क्या कहलाता है? जो मतलब एंजाइम डीएनए को अंदर से कट करता है, एक एंजाइम है ना जो डीएनए को अंदर से कट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियेसिस। और दूसरा क्या है? दूसरा है एक्सोन्यूक्लियेसिस। तो एक्सोन्यूक्लियेसिस क्या करते हैं? जैसे कि ये डीएनए है, जैसे कि ये डीएनए है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ये बाहर बाहर से काटेंगे। देखो ये बाहर बाहर से काट रहे हैं, है ना? तो जो बाहर बाहर से काट रहे हैं भाई, वो कौन है? वो एक्सोन्यूक्लियेसिस है। अगर कोई यहां से काटता, इस वाले फ्रैगमेंट को काट देता, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको एंडोन्यूक्लियेसिस कहते हैं। और जो साइड साइड से काटेगा उसको एक्सोन्यूक्लियेसिस कहते हैं। समझ आ गया? फिर आपने डीएनए काटा, कटे हुए डीएनए की कॉपीज बनाएंगे, हम उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इतनी मुश्किल से आपने कटिंग की है। अब कट जो पार्ट है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे कैसे? आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मल्टीप्लाई करना पड़ा है ना, रेप्लिकेशन करवाओगे। तो ये क्या कराता है? ये डुप्लीकेशन कराता है, यानी कि रेप्लिकेशन करवाता है ना? तो सबसे पहले है मॉलिक्यूलर सिजर्स, जिनको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस या रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेसिस कहते हैं। ये डीएनए को कट करता है। फिर जो कट पीस है, जो कटा हुआ पीस है हमारे पास, उसकी कॉपीज बनाई जाती हैं। कौन है जो कॉपी बनाता है? कॉपी बनाता है पॉलीमरेज एंजाइम, रेप्लिकेशन करवाते हैं हम उसकी। फिर हमारे पास है लाइगेज। लाइगेज क्या करता है? जोड़ता है, कनेक्ट करता है। कनेक्ट नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे, रुको, तो लाइगेज क्या करेगा? लाइगेज जो है स्टिक करता है डीएनए को। जो डीएनए की फ्रैगमेंट्स हैं उनको आपस में कौन जोड़ता है? उनको डीएनए लाइगेज आपस में जोड़ता है। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस जो कट करेंगे, पॉलीमरेज एंजाइम जो रेप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, लाइगेजेस जो डीएनए के फ्रैगमेंट को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। फिर कौन है? फिर है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है? वेक्टर वो डीएनए है, इट्स डीएनए इन विच डिजायर्ड जीन, जो हमारी पसंद का जीन हमने निकाला है ना, इज इंसर्टेड। सारों का डिटेल करेंगे, पहले आप जान लो कि टूल्स क्या क्या चाहिए। कटिंग कर ली, पेस्ट कर लिया, हमारे पास सिजर भी है, हमारे पास ग्लू भी है, हमारे पास मल्टीप्लाई करने वाला भी है, ठीक है। वेक्टर जिसमें हमने डाला, और होस्ट सेल इन विच, अच्छा देखो एक डीएनए है, डीएनए में आपने अपनी पसंद की जीन को डाल दिया। अब जो नया डीएनए बना, नया डीएनए बना वो कैसा है? दो जीन्स का मिक्सचर है ना, एक डीएनए और एक डिजायर्ड जीन का मिक्सचर है, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सेल्स इन विच आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड। एक सेल लिया, उसमें हमने अपना जो नया डीएनए बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, उसमें वो डाल दिया, ठीक है। चलो अब पहला हम पढ़ेंगे बच्चों, first which we are going to study is what it is, restriction enzymes। दो restriction enzymes है, नाम है restriction endonucleases and restriction exonucleases। तो restriction enzymes क्या करते हैं? These are the enzymes which is used to make a cut in DNA in recombinant DNA technology। आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, उसमें ये एंजाइम है जो कि क्या करने में मदद करेगा? डीएनए की कटिंग करने में मदद करेगा, ठीक है। तो दीज आर द एंजाइम व्हिच आर यूज्ड टू कट डीएनए। अभी बताया 1963 में दो एंजाइम्स जो थे उनको ढूंढा गया था ई कोलाई से। किससे ढूंढा गया? ई कोलाई से इन एंजाइम्स को ढूंढा गया। ये क्या करते थे? ये बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रोकते थे, यानी कि बैक्टीरियोफाज के डीएनए को काट देते हैं। भाई देखो एक बात समझो बच्चा, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस है ना, इन्होंने किसको काटना है ये बात भी फिक्स्ड है, नहीं तो वो खुद के इकोलाई के डीएनए को ना काट लेते। दूसरी लाइन अच्छे से पढ़ो, इकोलाई के अंदर से हमने मॉलिक्यूलर सिजर्स एक्सट्रैक्ट की, ठीक है।
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बाहर निकाल के आइसोलेट कर लिए मतलब। अच्छा, अगर उसके अंदर सिजर्स रहती थी, उस ई कोलाई के अंदर अगर सिजर्स रहती हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रहते हैं, तो वो खुद को क्यों नहीं काट रहे? खुद को तो नहीं काट रहे, वो नहीं काट रहे ना, समझ आ रही है? वो खुद को क्यों नहीं काट रहे? क्योंकि वो फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड है कि उन्होंने किसको काटना है। वो कह रहे हैं हम तो बैक्टीरियोफाज के डीएनए को काटेंगे, समझ रहे हो? इन्होंने बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कैसे किया? उनके डीएनए को काट दिया। अच्छा, one enzyme added methyl group to DNA and other cut DNA। दो एंजाइम्स निकाले, एक एंजाइम जो था वो क्या करता था, डीएनए में कौन सा ग्रुप ऐड कर देता था? मिथाइल ग्रुप। और दूसरा क्या करता था? डीएनए को कट कर देता था। ठीक है, फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। अब वही बात आ गई जो मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने कहाँ पे कट लगाना है, ये फिक्स्ड है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस ने कहाँ पे कट लगाना है, ये फिक्स्ड है। जो फंक्शन है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस का, इट डिपेंड ऑन स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। वो डीएनए के सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। वो पूरा डीएनए ढूंढेगा, उसको कोई एक ही सीक्वेंस पसंद आता है और जो उसकी पसंद का सीक्वेंस है वो वहीं पे कट लगाता है। याद रखना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस का जो फंक्शन है डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। वहीं पे कट लगाएगा, इधर उधर नहीं लगाएगा। फर्स्ट एंडोन्यूक्लियेसेस, पहला सिजर जो आइसोलेट किया गया उसका नाम था HindII। Studies proved that HindII DNA always cut DNA at a particular point। एक ही जगह पे काटेगा by recognizing a specific sequence। मैंने अभी आपको बताया कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसको वो पहचानते हैं और वहीं पे कट लगा देते हैं, और उस सीक्वेंस का नाम है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। समझने की कोशिश करो, सिजर जो है पूरा डीएनए घूम के आती हैं और पूरे डीएनए में वो एक सीक्वेंस ढूंढ रही है, एक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर रही है। दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस इज नोन एज व्हाट? दैट सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, और कितने बेस पेयर्स का होता है वो? 6 बेस पेयर्स का ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। ठीक है, 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट हुए थे? 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं आइसोलेट हुए थे 230 स्ट्रेन्स में से। बड़े सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, अलग अलग सीक्वेंस को कट करते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मिलना बड़े फायदे की चीज थी। हमने वो एंजाइम्स ढूंढे जो हमारी पसंद के सीक्वेंस को कट कर लेते हैं, उस सीक्वेंस को कट करवाया और किसी और में डाल दिया। इसी से तो डीएनए चेंज हो रहे थे। आ जाओ, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू न्यूक्लियस क्लास ऑफ एंजाइम। कौन से? जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ते हैं वो न्यूक्लियेसेस हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो न्यूक्लियेसेस को बिलोंग करते हैं। दो तरह के होते हैं, एंडोन्यूक्लियेसेस, वो न्यूक्लियोटाइड्स को एंड्स से, फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए, सॉरी एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो मतलब बाहर बाहर से। तो ये एक डीएनए इन्होंने क्या किया, सिर्फ बाहर बाहर वाला सीक्वेंस जो है उसको रिमूव कर दिया। तो ये वो है जो न्यूक्लियोटाइड्स को एंड ऑफ डीएनए से रिमूव करेंगे, और एंडोन्यूक्लियस वो है जो एंड ऑफ मतलब बीच में से रिमूव करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं? कट एट स्पेसिफिक पोजीशंस, पर्टिकुलर पोजीशन को कट करेंगे। व्हाइल नेमिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जब हम नाम रख रहे थे किसका? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, मॉलिक्यूलर सीजर्स का, फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट जीनोमिक नेम। फॉर एग्जांपल वी हैव अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसका नाम है ई कोलाई। ठीक है, तो ये जो है ये जेनेरिक नेम है, ई के बाद डॉट नहीं आएगा, सॉरी, वो तो हम ऐसे जब ई कोलाई लिखते हैं तो आता है। ई कोलाई इज द नेम ऑफ व्हाट? It's the name of restriction endonucleases। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस का नाम है क्या? ई कोलाई। ठीक है, तो ये जीनोमिक सीक्वेंस बताता कौन? ई। सीओ क्या बताता? सीओ इज द स्पीशीज नेम। आर क्या है? व्हाट इज आर? देखो, सेकंड the name and the second two letters represent species name। E जो है वो genomic name है, second two letters यानी कि C और O वो species का नाम है। कौन सी species? of the cell from which the enzyme was isolated। ठीक है, E. coli isolated from Escherichia coli RY13। R the name of the strain। what is R? R is the name of the strain। and ये 1 क्या है? 1 क्या है बच्चा?
ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। अगर इकोराई है, इकोर 1 है, दैट मींस पहले नंबर पे आइसोलेट किया गया। अगर इकोर 13 है, दैट मींस 13th नंबर पे आइसोलेट किया गया। बड़े सारे मिले थे ना, तो सबसे पहले मिला उसके आगे 1 लगा दिया, दूसरे के आगे 2 लगा दिया। समझ आई? तो 1 is the order in which the enzyme were isolated from that strain of the bacteria. समझ में आया कैसे नाम रखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस का? नाउ नेक्स्ट आरई यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस जो है वो इंस्पेक्ट करते हैं डीएनए को ढूंढते हैं, डीएनए पे जाके पेट्रोल करते हैं, पूरा इंस्पेक्शन करके आते हैं डीएनए पे। क्या कर रहे हैं वहां जाके? वो ढूंढ रहे हैं अपनी पसंद की साइट। तो आरई इंस्पेक्ट्स डीएनए सीक्वेंस टू फाइंड इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट। क्या ढूंढ रहे हैं वहां पे? वहां पे एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट, एक पर्टिकुलर जगह को ढूंढ रहे हैं टू बाइंड। वो सिजर्स जो है उस पर्टिकुलर जगह पे जाके बाइंड हो जाती है एंड कट स्पेसिफिकली ईच ऑफ द 2 strands। और दोनों स्ट्रैंड्स पे क्या लगा देती हैं? कट लगा देते हैं। सिजर्स पूरी जगह घूम रहे थे, अपनी पसंद की जगह पर रुक गए और दोनों स्ट्रैंड पे क्या लगा दिया? कट लगा दिया। दे स्पेसिफिकली कट, स्पेसिफिकली मतलब मॉलिक्यूलर सीजर जो है वहां पे जाके बाइंड हो गई और फिर कट कर देती है स्पेसिफिकली ईच ऑफ द 2 strands ऑफ डबल हेलिक्स। डबल स्ट्रैंडेड यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स पे कट लगाती हैं। कैसे? उनके फॉस्फेट बैकबोन को काट देती है। आर रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक। अब जो सीक्वेंसेस, जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस उनको पहचान में आते हैं, वो सारे रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस पता है कैसे थे? पैलिंड्रोमिक थे। समझने की कोशिश करो, बार बार एक ही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस डीएनए पे इंस्पेक्शन कर रहा है, वो जाके ढूंढ रहा है, वो क्या ढूंढ रहा है? वो जगह ढूंढ रहा है जहां पे उसको कट लगाने हैं। उस जगह को हमने क्या कहा था? उस जगह को हमने रिकॉग्निशन साइट्स कहा था। रिकॉग्निशन साइट्स कैसी दिखती हैं? रिकॉग्निशन साइट्स जो है बच्चों वो पैलिंड्रोमिक है। पैलिंड्रोमिक क्या चीज है? पैलिंड्रोमिक वो चीज है कि एक स्ट्रैंड से पढ़ेंगे तो भी वैसा ही है, एक दूसरे से भी वैसा ही है। फॉर एग्जाम्पल मैडम, अब यहां से पढ़ोगे तो भी MADAM है, अब यहां से पढ़ो तो भी MADAM है। दोनों ही साइड से क्या पढ़ने में आ रहा है? मैडम पढ़ने में आ रहा है। आ रहा है ना? तो ये क्या है? दिस इज अ पैलिंड्रोम। व्हाट इज दिस? दिस इज अ पैलिंड्रोम। Similarly, we have an example of Malayalam. तो मलयालम जो शब्द है, यहां से पढ़ो MALAYLM, अब यहां से पढ़ो मलयालम। देख, है ना? कहीं से भी पढ़ लो सेम ही आ रहा है। तो बच्चा वो चीजें जो दोनों साइड पे रीड करने से सेम ही आती हैं, उनको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोम इन डीएनए, sequence of base pairs that read same on 2 strands when orientation of reading is kept same। अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम आप दोनों स्ट्रैंड्स पे पढ़ोगे, अब ऐसे याद रखना, आप सीक्वेंस को 5 प्राइम से पढ़ना शुरू करो, इस साइड से इस साइड जाओ या इस साइड से इस साइड आओ। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे जाते जाते सीक्वेंस सेम ही पढ़ा जाएगा। यहां से देखो GAATTC, यहाँ पे देखो GAATTC। तो इसने बोला ये वो जगह है जहां पर मुझे कट लगाना। इसी जगह पे तो वो कट लगाता है। एक वो काटेगा यहाँ पे, एक वो जी के आगे काट देता है। इस तरह से वो कट लगा देता है। समझ में आई? समझ में आया? इतना डीएनए जो है वो सेपरेट हो जाता है, इतना डीएनए जो है वो सेपरेट हो जाता है। यहाँ की बात करें तो ये वाला पोर्शन सेपरेट और ये वाला पोर्शन सेपरेट। समझे? GAATTC is the palindromic sequence। ऐसे हो गया। चलो, यहाँ पे देखो हमने और अच्छे से समझाया। RE जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस है, वो स्ट्रैंड को कट करते हैं फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट, बट बिटवीन द सेम 2 bases ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स। क्या बोल रहा है? कि दोनों ही स्ट्रैंड्स पे उसने सेम जगह पे कट किया। अगर उसने यहाँ पे जी के आगे से कट किया ना, तो यहाँ पे भी उसने क्या किया? जी के आगे से ही कट किया है। यही है ना GAATTC, यहाँ पे भी GAATTC। तो बोल रहा है यहाँ पे अगर जी के आगे कट लगाऊंगा तो यहाँ पे भी मैं जी के आगे ही कट लगाऊंगा। ठीक है, दोनों पे उसने जी के आगे कट लगाया भी। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस है वो डीएनए को जब कट करता है तो वो पैलिंड्रोमिक साइट्स के सेंटर में से कहीं करता है, बट दोनों ही स्ट्रैंड्स पे सेम ही न्यूक्लियोटाइड के आगे करता है, leading to the formation of single stranded portion at the end, sticky ends।
दोनों ही साइड्स पे क्या बच जाते हैं, स्टिकी एंड्स बच जाते हैं, तभी तो स्टिकी एंड्स बचे। अब देखो आप, कटने के बाद ये ऐसा दिखने लग गया, जी के बाद कट लगा था, यहाँ पे भी जी के बाद कट लगा था। क्या ये और ये आपस में कट सकते हैं? बिल्कुल जुड़ सकते हैं, स्टिकी एंड्स बन गए ना। ये एंड्स को क्या बोलते हैं हम? इन एंड्स को स्टिकी एंड्स बोलते हैं। अब इनको जोड़ेंगे कैसे? स्टिकी एंड्स है मतलब ये आपस में जुड़ सकते हैं, और जोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए था, हमने पढ़ा था टूल्स में, क्या बोलते हैं इसको? लाइगेसेस। तो इसने बोला स्टिकी एंड्स जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना के, इनकी ग्लू का नाम लाइगेज है, वो ग्लू हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जोड़ देती है चीजों को। हाइड्रोजन बॉन्ड विद ए कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंट बाय डीएनए लाइगेज जोड़ता। ग्लू का नाम, सिजर का नाम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, ग्लू का नाम डीएनए लाइगेसेस। बताओ समझ में आया? चलो आ जाओ, एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो आप लोग, बताया उन्होंने कि किस तरह से हमने दो अलग अलग चीजों को जोड़ा। ये वो डीएनए है जिसने वेक्टर डीएनए को काटा, ये वो एंजाइम है जिसने वेक्टर डीएनए को काटा, सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, द एंजाइम कट बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइट। एंजाइम कह रहा है चाहे कोई सा भी डीएनए दे दो, इक्राई कह रहा है चाहे कोई सा भी डीएनए दे दो भाई, मैं तो GAATTC ही ढूंढूंगा और वहीं से कट लगाऊंगा। तो हमने क्या किया, वेक्टर को काटा, जिससे उसी से अपने पसंद के डीएनए को भी काटा। E. coli cuts the DNA between base G and A only when the sequence GATTC is present. तभी काटेगा। E. coli बोल रहा है भाई मैं तो तभी काटूंगा जब GAATTC प्रेजेंट होगा, क्योंकि मुझे तो वहीं पे कट लगाना आता है। हमने वेक्टर को भी उसी से कटवा लिया और अपने डिजायर्ड डीएनए को भी उसी से कट लगवा लिया, डिजायर्ड जीन को भी उसी से कट कर लिया, ताकि ये दोनों के जो एंड्स हैं सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटेंगे तो जो एंड्स प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे? स्टिकी एंड्स होंगे। तो वेक्टर जो है हमारे डिजायर्ड जीन के साथ फिर जाके जुड़ जाएगा और फिर बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बच्चा ऐसे सीखो, वेक्टर जो होता है ना, वेक्टर, पहले तो मैं आपको वेक्टर ही बता दूं, वेक्टर इज एक्चुअली प्लाज्मिड। क्या होता है अभी मैं इसके बाद वही पढ़ाने वाली हूँ। प्लाज्मिड क्या है? गोल सा डीएनए। हमने गोल से डीएनए को बोला भाई हमारी मर्जी से कट जाओ, तो ये हमारी मर्जी से कट गया है इस तरह से, ठीक है। हमने उसमें से रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे कट लगा दिए। हमने फॉरेन डीएनए को भी सेम ही एंजाइम से काटा, डिजायर्ड, हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है उसको सेम ही एंजाइम से काटा, ताकि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन स्टिकी हो जाए। मतलब इसका पोर्शन इसके साथ स्टिकी है और ये जो है वो इसके साथ जुड़ना चाहता है, तो ये एंड्स कैसे हैं? स्टिकी एंड्स हैं। तो हमने जब इन दोनों को जोड़ा तो इन दोनों का आपस में जो जोड़ है वो बहुत अच्छा बन गया। क्योंकि कैसे? क्योंकि हमने इनको काटा ही सेम एंजाइम से था, तो इसीलिए काटा था ताकि जो एंड्स हैं वो स्टिकी हो पाए। तो ये जो डीएनए यहाँ पे बना है, दिस इज व्हाट, दिस इज वेक्टर, this is what, this is vector and this is desired gene। दोनों में जो कट्स लगे हैं वो सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कटे लगे हैं। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास लाइगेसेस था, लाइगेसेस की हेल्प से हमने इन दोनों को जोड़ा और ये जो डीएनए हमारे पास आया है दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बताओ, am I clear? Is that clear to all of you? चलो जी आ गया, फिर से वही चीज जो मैं अभी आपको बताई, ये फॉरेन डीएनए है, आपने इसमें कट लगाया, ये हमें मिली है एक बड़ी अच्छी सी हमारे पसंद की जीन। ये वेक्टर डीएनए है, इसमें भी हमारे पास कट लग गया है, दोनों जुड़ गए, फॉरेन डीएनए बन गया। ये क्या कहलाएगा? दिस इज नोन एज वेक्टर। ये आरडीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने किस में डाल दिया? फिर होस्ट में। आई होप आपको समझ आ रहा है वेक्टर क्या है और होस्ट क्या है। आपकी बात डन। होस्ट में डाल दिया, फिर जैसे जैसे होस्ट मल्टीप्लाई करता जाएगा, सेल मल्टीप्लाई करता जाएगा। सेल में डाला क्यों? कि सेल मल्टीप्लाई करेगा तो हमारी पसंद का डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा। डीएनए जब हमारी पसंद का मल्टीप्लाई करेगा तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी हमारी पसंद का ही तो मिलेगा। समझ आई? अब और कुछ करने से पहले मैं आपको सिखाऊंगी प्लाज्मिड। आ जाओ। अच्छा, तो फिर अब हम कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में हम प्लाज्मिड पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या क्या टूल्स पढ़ लिए? अभी तक हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस और डीएनए लाइगेसेस के बारे में पढ़ लिया। अब मैं आपको वेक्टर के बारे में बताऊंगी व्हिच इज जनरली अ प्लाज्मिड। ठीक है बच्चा? तो दैट इज इट फॉर द डे। वी विल बी मीटिंग टुमारो विद वेक्टर्स, होस्ट सेल, ट्रांसफॉर्मेशन और नॉन ट्रांसफॉर्मेशन हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। सो दैट इज इट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।